आपका स्वागत है। पूरा देश बजट पर मंथन कर रहा है, लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा है। उनकी जेब में वो 2 पैसे कहां से बचेंगे जो इस बजट में घोषणा की गई है। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से इस बजट को लेकर रिएक्ट किया है। कुछ और मिनिस्टर्स और नेताओं के रिएक्शन आपको सुनाते हैं जो इस बजट के बाद सामने आई हैं, जरा सुनिए। इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स लाए हैं। बहुत ही अच्छा बजट है और जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। बहुत नॉर्थ ईस्ट को भी अलग से पैकेज दिया है, बहुत अच्छा हुआ। कल ही आर्थिक सर्वेक्षण में एक सीधा संदेश मिल गया था और मैं मानता हूं कि जो हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा योगदान रहा है, उसको नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूं कि जो सप्लाई चेन है उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियां हैं उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है। और इसलिए 2021-22 और 22-23 दोनों बजट की जो निरंतरता है ये अभिनंदनीय है। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के यह इस कालखंड का अमृत बजट है और आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत के अर्थव्यवस्था भारत की काफी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफी बल प्रदान होगा। It is a progressive budget. Budget will coming days. Our government is concentrating under leadership of the Narendra Modi infrastructure, employment generation, future development of the country. और अभी इस बजट में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में अच्छे हमारा को बजट में एलोकेशन किया है। आज़ाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में आने वाले दिन में हमारे सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से अलग अलग कार्यक्रम करने का बजट में प्रावधान दिया है। देखिए, वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। इस हालात में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। और उस ग्रोइंग इकोनॉमी को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 35% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज ऑफ 35%।
अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास आएगी। इट इज अ वेरी गुड बजट फॉर अ कॉमन पर्सन। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, उनको मजबूती के लिए बजट है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। The budget is a very forward-looking, progressive budget that lays the foundation of India of 2047. From startups to cooperative societies, from small taxpayer to urbanization, from large-scale private investment to facilitating simplification of taxes. This budget has covered almost all aspects of national life. I welcome this budget. This budget will create millions of job opportunities for young people, and in that regard, I welcome this budget not only as the Member of Parliament but also as the President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, because this budget, by creating new opportunities for young people through all sunrise sectors, will create tremendous job opportunities and aspirational jobs for young of India. देखिए, डिजिटल करेंसी आ गया है, क्रिप्टो करेंसी की बात मत करिए, डिजिटल करेंसी। और दूसरा, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है, 1% उनको इमीडिएटली TDS देना है, उसके बाद 30% टैक्स देना है। तो ऑटोमेटिक जो है ये लीगलाइज तरह से जो है, जिन्होंने कह रखा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट हो रखा है, चीजें रखेंगे, क्योंकि ये सब इलीगल था भारत में, तो जो लोग किए हैं वो फंसेंगे और सभी जेल जाएंगे। क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो काफी हार्ड एंड फास्ट किया गया, हार्डन किया गया है उसको। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 5-7 दिन में आपको दिखाई देगा। देखिए, नॉर्मली बजट जब आते हैं तो ये देखा जाता है कि उसको पॉपुलिस्ट, जिसको कह सकते हैं कि किसी वर्ग विशेष को फायदा दिया गया, इस तरह किया जाता है। लेकिन पहली बार हम बजट को देख रहे हैं, पूरा देश को, इकोनॉमी को कवर किया है और हर वर्ग को कवर किया। अगर आप देखेंगे कि पहली बार जो है जीडीपी, कई देशों की अगर आप जीडीपी देखें तो 9.2% प्रेडिक्शन जो जीडीपी का जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, जैसे रोड्स का ले लिए, 25,000 किलोमीटर का ले लीजिए, और उसके आत्मनिर्भर भारत के लिए जो जिस हिसाब से डिफेंस प्रोडक्शन में जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, ये पहले कभी सोचा ही नहीं जा सकता था, तो पहली बार सोचा जा रहा है। और इतना बड़ा बजट पहली बार देखिए, आप 2014 का देखिए, उसमें 20 लाख करोड़ के आसपास, और अभी देखिए करीब 37 लाख करोड़ का बजट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए, वहां पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा महत्व दिया गया है, एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, और कृषि के क्षेत्र में कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत, इंडस्ट्रीज वगैरह, एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी सरलीकरण किया गया है, ताकि निवेश और लगे और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ हो। तो MSME हो, बड़ी कंपनीज हो, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ या जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर्स को मजबूत किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने सीधे किसानों को खाते में MSP जाए, उसकी व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा किसानों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंजाब तक सीमित था, पूरे हिंदुस्तान के किसानों तक जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही असरदार ये योजना किसानों के लिए होगा, हितकारी होगा। इस बजट में केवल अच्छा ही अच्छा है, कोई ऐसा वर्ग और तबका नहीं जिसको अछूता रखने का काम किया है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, हर जगह इस बजट के माध्यम से लोगों को सहूलियत देने का काम। Extremely disappointing, a damp squib. There seems to be absolutely nothing in this budget. It's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of MNREGA, no mention of defense, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is a completely, this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। ये जो इस साल का बजट है,
2022 का ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ पहले उन्होंने कही थी फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 करोड़ 80 लाख मकान बनाएंगे। तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। ये तो फाइनली पढ़ा, उसको पढ़ के देखेंगे, पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं। लॉकडाउन्स रहे महामारी की वजह से, वहाँ पर भी कुछ राहत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इससे उदासीनता बढ़ेगी। हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है देश की। अब 31 मार्च 2022 में हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ हम 31 मार्च 2020 को थे। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो हाईवे के लिए अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार से 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जब मैं 2022 का बजट देख रहा हूं, तो इस समय 6000 किलोमीटर हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग अतिरिक्त बन चुके हैं। और आज का बजट निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को, मैंने कहा, सबसे अधिक फायदा पहुंचाने वाला है। 400 की संख्या में वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में जो ट्रेनों की सौगात दी गई है, यह भी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक साथ बजट के माध्यम से इतनी ट्रेनें जो लोगों को आवागमन की दृष्टि से अति आवश्यक है, वह भी ऐतिहासिक निर्णय है। और इस बजट की जितनी भी सराहना की जाएगी वो कम होगा। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए। आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब
युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने 5 वर्षीय योजना की पॉलिसी को समाप्त कर दिया, आज वो 25 साल की रूपरेखा हमारे सामने विवरण कर रहे हैं और अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल का कोई लेखा जोखा, कोई उपलब्धि, कोई वाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया। 700 किसानों ने अपनी जान से हाथ खो दिए। ये 3 जो काले कृषि कानून बनाए थे उसको ज़बरदस्ती लागू करने का 1 साल सरकार ने समय खराब किया, किसानों पर आरोप लगाए, अत्याचार किया गया। देश के युवाओं के साथ में, देश की इकोनॉमी के साथ में, देश की जनता के साथ में, और जो उम्मीदें थी, चाहे राजस्थान की जनता की बात करें, चाहे देश के युवाओं की बात करें, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। ये जो परिस्थिति बन रही है उसको देख के तो लगता नहीं है कि राजस्थान से कोई भी सांसद है। राजस्थान से जो मंत्री हैं वो चुप हैं, राजस्थान से जो सांसद हैं वो चुप हैं, राजस्थान के हितों की बात कर नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी जिस तरीके के बयान देते हैं अधिकारियों के बारे में, वो भी अपना आप में शर्मनाक है और वहाँ जाके कुछ बोलते नहीं है। अब क्या उनके लिए क्या कहा जाए, वो अपना हाईकमान के साथ क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के जो 25 सांसद लोकसभा के हैं वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल हैं। उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए था कि राजस्थान की क्या परिस्थितियां, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, बजट के लिए मैंने पहले ही कहा था, हिंदुस्तान की सरकार के बजट से लोग उम्मीद कर रहे थे। कोरोना संकट के बाद लोगों ने इस देश में गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा है। लोगों ने इस कोरोना में बेरोजगारी से, भूख से जंग लड़ी है। केंद्र सरकार अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उस वक्त जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसके लिए लोगों ने केंद्र को जिम्मेदार क्यों ठहराया? इसलिए ठहराया केंद्र ने अपने हाथ में ऑक्सीजन का मैनेजमेंट ले लिया था। इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर में बड़ी रिबेट मिलेगी। और आपको पता है पेट्रोल डीजल के तो हालात ये है कि 2014 में क्रूड ऑयल के दाम जितने थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, उससे सस्ता क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मिल रहा है। इसके बावजूद जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता है, आप पेट्रोल डीजल महंगा बेच रहे हैं। आप लाखों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर रहे हो केंद्र के खजाने में, लेकिन जनता के चेहरे पर खुशी नहीं है। ये बजट पूर्णतया निराशाजनक है, एक छलावा है देश की जनता से। और लगातार ये जो बजट जब आता है, पहले जब सरकार इनकी बनी तब बात करते थे कि 18 में ये कर देंगे, 19 में ये कर देंगे। फिर 18-19 में सरकार बनी तब ये कह रहे हैं कि 22 में कर देंगे, 24 में ये कर देंगे। आज भी मैं देख रहा था बजट के अंदर, तब ये फिर कह रहे हैं कि आने वाले 3 वर्षों में ये करेंगे, 5 वर्षों में ये करेंगे, 25 वर्षों में ये करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की कही थी। आज बेरोजगारी के अंदर जो बेरोजगारी दर है पूरे देश की, आज़ादी से लेकर आज तक सबसे अधिक है। इस दिशा में आपने क्या काम किया है? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस दिशा में आपने क्या काम किया है? आप डॉलर रुपया बरोबर करने की बात करते थे, इस दिशा में आपने क्या काम किया है? जो डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी रोजाना महंगी हो रही है, इस दिशा में आपने क्या काम किया है? ये मैं कहना चाहूँगा। पूर्णतः बजट निराशाजनक है और राजस्थान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने यहाँ से जिताकर दिल्ली के अंदर भेजे हैं, लेकिन नतीजा 0 है। भारत देश के शीर्ष नेतृत्व के जब भाषण सुनते हैं तो भारत देश का युवा, भारत देश की महिला, भारत देश का किसान, भारत देश का व्यापारी एक ताक लगा के बैठा था कि इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं तो पता नहीं बजट में क्या कुछ देंगे। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो पूरा देश आज मुझे लग रहा है कि आप अगर हर वर्ग से सच्चाई में पूछेंगे तो कोई भी एक किसान के हित का हो, महिला के हित का हो, या युवाओं को रोजगार देने वाला बजट हो, या आप देखेंगे कि पहले जो हर स्टेट को जो बोर्ड होते हैं या फिर किसी तरीके की जो योजनाएं होती हैं उनमें 90% फंडिंग भारत सरकार से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से होती थी, वो सारी घटा दी गई है। किस तरीके से घटा दी गई है, तो क्यों नहीं उनको दिया जाए।